हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीमम मिश्रा। मैंने आपको दिया था, वो क्या दिया था, ये गेस्ट पेपर दिया था ना, आपको दिया था, आपको याद होगा। गेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाओ देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है गेस्ट पेपर का, वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं 7 गेस्ट पेपर से लेके आऊँगा विथ फुल सोल्यूशन। क्या आप तैयार हैं? एक चीज़ और, आपके लिए जुनून बैच लॉन्च किया गया है मात्र और मात्र 199 रुपये में, जिसमें लास्ट 4 ईयर पेपर के साथ आपको सोल्यूशन भी मिलेगा विथ PDF। तो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार, अभी ज्वाइन करो जुनून बैच को और वहाँ पे अपनी ताकत दिखाओगे कि हाँ सर, हमारे अंदर भी वो जुनून है, हमारे अंदर भी वो ताकत है जिसकी या जिसका उपयोग करके हम भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका गेस्ट पेपर रहा। मैंने इस पर वीडियो पहले ही बताया था, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं इस पर आपको क्या दे दूंगा, पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। जो भी इसका सोल्यूशन रहेगा फुल सोल्यूशन करवाऊंगा, वो भी बोर्ड की कॉपी पर, क्योंकि आपका जो परीक्षा होगा ना वो बोर्ड की कॉपी पर होगा और आप परीक्षा में पेपर को लिखेंगे तो आपको लिखना कैसे है वो भी आपको पता चल जाएगा और इसका फुल सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार लाइक जरूर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दो। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप प्यार जरूर दिखाइए, सपोर्ट जरूर करिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुविकल्पी, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब सही विकल्प का चुनाव करना है और इसका चुनाव करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे क वाला प्रश्न यहाँ पे कि अनिषेक जनन होता है, जो अनिषेक जनन किसमें होता है? मधुमक्खियों में होता है, टर्की में होता है, या मधुमक्खी और टर्की दोनों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अनिषेक जनन होता है वो किस में होता है? तो इसको लिखने के लिए आपको मैं कई सारे अप्रोच बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे कि अनिषेक जनन है तो अनिषेक जनन लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप बहुविकल्पी लिखना है तो सभी सभी बहुविकल्पी लिख दीजिए। उसके बाद जो इसका उत्तर रहेगा उसको यहाँ पर डाल दीजिए कि उत्तर नंबर C। अगर आपको बोर्ड में कॉपी भरना है तो बता दीजिए कि अनिषेक जनन मधुमक्खियों और टर्की में ही क्यों होता है। ये यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यानी कि जो परिभाषा है उसको पूरा लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, मधुमक्खी और टर्की दोनों में अनिषेक जनन होता है। उसके बाद है मानव में रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? यानी कि जो मानव होते हैं उनका जो रुधिर वर्ग होता है उनमें कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के बाद यहाँ पर बहुविकल्पी लिखिए, जो भी बहुविकल्पी रहेगा और जो आंसर रहेगा C है, यानी कि 6। तो मनुष्यों में कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? कुल 6 होते हैं। तो तीसरा आप लिख दीजिए। अब देखिए किससे क्या रुधिर वर्ग संभव होता है। ए से जब ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप ए के साथ मिलता है, यानी कि ए नर का ब्लड ग्रुप ए मादा के ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप आता है वो क्या आता है? ए आता है। जब बी का बी से मिलता है तो बी, जब ए का बी से मिलता है तो ए बी, जब बी का ए से मिलता है तब भी क्या बनाएगा? ए बी। चाहे ए आ जाए पहले, चाहे ए आ जाए बाद में, बी है तो ए बी ही बनेगा। जब ए के साथ ओ यहाँ पे मिलता है तो क्या बनाता है? यहाँ पे आपका क्या बनाता है? यहाँ पे ए बनाता है। जब बी के साथ ओ मिलेगा तो भी क्या बनाएगा? यहाँ पे बी आपका बनाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, अगर कुछ मिस्टेक है तो यार कमेंट कर देना, मैं उसको सुधार करवा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लेना, आपके साथ हैं, रहेंगे हमेशा 24 आवर्स यार, 24 घंटे आपके साथ उपस्थित रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। उसके बाद अगला है यहाँ पे बीटी, यानी कि जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? बैसिलस वुल्गैरिस, बैसिलस थ्रिएजेंसिस, बैसिलस सबटाइलिस, सब
टाइलिस बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगाथीरियम। तो जो बीटी होता है जीव विष, यह किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बैसिलस थुरिजेंसिस, यानी बैसिलस थुरिन जेन या जिनएंसिस के द्वारा क्या होता है? उत्पादित होता है। तो ये तो बहुविकल्पी है यार, बहुविकल्पी तो आसानी से हो जाएगा। आगे वाला सवाल हम लोग करेंगे। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जात को लाभ और दूसरी जात को न तो लाभ होता है न ही हानि, उसे क्या कहते हैं? जिसमें एक जात को क्या होता है? लाभ होता है, और दूसरी जात को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। तो ऐसी जाति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी जाति को हम लोग सहोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोपकारिता। जैसे कि आर्किड और आम का जो पेड़ होता है, इसमें से आर्किड के पौधे को लाभ होता है और आम के पेड़ को न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? सहोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोपकारिता कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। कोई इशू है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? एक बार आप लोग कमेंट करके छाप देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो चलिए आगे की ओर चले हम लोग। अब यहाँ पे निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये सब आपके एक एक नंबर वाले हैं, ये सब एक एक नंबर वाले हैं। अब यहाँ से होता है शुरू आपका नंबरों का, ठीक है ना? अब ये एक टास्क हो जाता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। यानी कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा स्रावित और संश्लेषित वृषण हार्मोन्स के कौन कौन से नाम होते हैं, और आपको क्या करना है? उनका परिभाषा भी देना है। तो चलिए अब हम लोग अब यहाँ से क्या करते हैं? पूरा पूरा इसका सॉल्व करते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? एंड्रोजन्स हार्मोन्स लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन्स हैं। तो एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स होते हैं, यह किसके द्वारा स्रावित व संश्लेषित होते हैं? तो यह लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या होते हैं? संश्लेषित व स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे, उस फ्रांसीसी प्राकृतिक या प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग या फिर अनुपयोग के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रांसीसी, उत्तर है इसका फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने कहा था कि जिन रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है, यह किसका कारण कहना था? यह डी लैमार्क का थी, यानी कि जो जीव रूपों का जो विकास हुआ है, जिन अंगों का विकास हुआ है, वो उपयोग और अनुप्रयोग के द्वारा हुआ है। फिलासॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लैमार्क के द्वारा लिखा गया है। ये एक पॉइंट वाला आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन क्या है? दो बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो दो बीज ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें बीज के परिपक्व होने से पहले ही भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं? तो ग में क्या लिखेंगे? मटर और मक्का ऐसे दो बीज होते हैं जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व ही भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग या उपभोग कर लिए जाते हैं। उसके बाद घ वाला यहाँ पे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत होता है, यह किसने प्रतिपादित किया है या फिर किया था? इसमें इसका आंसर लिखना है। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1859 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा 1959 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? उसके बाद यहाँ पे है अंग वाला, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया? यानी जो भारत सरकार है, यह अपना अधिनियम पारित किया। कब पारित किया? तो 1886 में प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण
और सुधार तथा इससे जुड़े हुए मुद्दों के लिए आवश्यक विधिक प्रावधानों का क्या मिलता है, विवरण मिलता है, फिर विवरण है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए, यानी सहप्रभाविता क्या होता है, इसका उदाहरण देना है और आपको समझाना भी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सहप्रभाविता। सहप्रभाविता वह घटना है जिसमें संतान में जनक मतलब माता एवं पिता दोनों के लक्षण दिखते हैं। यानी सहप्रभावित मतलब होता है जो संतान होते हैं, जो संतान होता है, संतान में जनक यानी माता और पिता के दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, उसे हम लोग सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों का निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार के जिन परिवर्तन के कारण होता है, और यही क्या हो जाता है, सहप्रभाविता हो जाता है। आगे क्या लिखेंगे कि लाल रुधिर कणिकाओं से होता है जिनका नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। निम्नलिखित तालिका द्वारा जीन IA, IB तथा स्मॉल आई के महत्व को मनुष्य में रुधिर वर्गों के निर्धारण को समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रुधिर वर्गों का निर्धारण है जो स्मॉल आई है। तो जब जनक आई है और ये जनक 2 है जो कि एलील है आई है, यानी कि ये माता ये पिता मिलता है तो संतति में AA जीनोटाइप बनता है, जिसे हम लोग A रुधिर वर्ग कहते हैं। जब A और A मिलता है तो A रुधिर वर्ग। अब A और B बनेगा तो क्या मिलेगा, AB। जब A के साथ I मिलेगा तो A, यहाँ पे क्या बनेगा, A बनेगा। B के साथ A मिलेगा तो AB बनेगा। और जब B के साथ यहाँ पे B मिल रहा है तो क्या बन रहा है, B। और जब यहाँ पे B के साथ I मिल रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, B। और यहाँ पे I के साथ जब I मिल रहा है तो यहाँ पे आपका O ब्लड ग्रुप बन रहा है, जिसको हम लोग 0 भी बोलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरी का। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक मल उपचार के बीच आपको अंतर बताना है। तो ये सब जब एक एक नंबर वाले रहते हैं तो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना, बल्कि थोड़ा सा लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरफ हमने प्राथमिक उपचार लिखा, दूसरी तरफ द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में लक्षण, ये लक्षण जो है दोनों में रहेंगे। प्रक्रम देखें तो प्राथमिक उपचार में भौतिक व यांत्रिक होता है और इसमें बहुत जैविक अपघटन के द्वारा होता है। इसमें लक्षण बात करें हटाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक उपचार में जैसे तैरने वाली लकड़ी, अशुद्धियाँ, रेत, मिट्टी, कंकड़ और अघुलित ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं वो प्राथमिक उपचार के द्वारा हटाए जा सकते हैं। द्वितीयक उपचार में जैसे जो कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं उसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। और BOD उपचार की बात करें तो इसमें अधिक होता है और इसमें कम हो जाता है, बस यही है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जीवनशाला में रखा जाता है तो क्या वो मछली जीवित रह पाएगी? जीवित बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी, अर्थात मर जाएगी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि वो समुद्र में रहती थी। अब उसको निकाल के आप किसी नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे, लवणीय जल में रहने के कारण समुद्री मछली में लवणीय जल के प्रति अनुकूलता विकसित हो जाती है। यदि उसे साधारण जल या अलवणीय जल में रखा जाएगा तो हो सकता है जिससे मछली में रक्त दाब बढ़ जाता है और मछली क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चौथा प्रश्न है। चौथा नंबर देखिए क्या, अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। वाटसन और मिलर के चिंगारी, ये सब आप होमवर्क में कर लेंगे ना होमवर्क में, थोड़ा आप भी मेहनत करेंगे यार। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में 4 का क है, त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाइयों यानी केंद्रकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के बाद परागनलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक होते हैं। इसके पहले युग्मक संलयन में द्विगुणित युग्मनज बनता है, चूंकि एक भ्रूणकोश में 2 नर युग्मकों का 2 बार
संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट एवं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है और यही घटना द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन कहलाती है। उसके बाद देखिए ख वाला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंतर्गत आना है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम लोग सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में देखेंगे। तो सहज प्रतिरक्षा यह जन्म से ही होता है और उपार्जित प्रतिरक्षा यह प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या लिखेंगे? सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में स्वतः ही सुरक्षा उत्पन्न करता है कौन? सहज प्रतिरक्षा। और प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरक्षी द्वारा सुरक्षा उत्पन्न होता है किसमें? उपार्जित प्रतिरक्षा में। सहज प्रतिरक्षा में देखेंगे तो शरीर के विभिन्न भाग जैसे आंसू, त्वचा, रोगाणुओं में बाधित करते हैं कौन? WBC जो होते हैं ये सहज प्रतिरक्षा में। उपार्जित प्रतिरक्षा में दो पदों में कार्य करते हैं। पहले रोगाणुओं के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप प्रतिरक्षा का निर्माण होता है, दूसरी बार रोगाणुओं पर शीघ्र अनुक्रिया की जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्या है? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब एक तरफ सक्रिय डालेंगे, दूसरी तरफ निष्क्रिय डालेंगे। सक्रिय में लिखेंगे प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने के लिए प्रतिजन को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है किसमें? यहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा में। और यहाँ पर निष्क्रिय में देखेंगे तो प्रतिरक्षी को सीधे ही शरीर में डाला जाता है किसमें? उपार्जित प्रतिरक्षा में। ठीक है ना, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है प्रतिजन मृत या जीवित हो सकते हैं और इसमें प्रतिरक्षा को किसी अन्य जीव शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाया जाता है। और ये तीसरा है, यह लंबे समय तक बना रहता है और यह कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद ग नंबर वाला यहाँ पे देखिए, ग में क्या है? एक शिशु का रुधिर O है। यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A व B हैं तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप का पता कीजिए। तो यहाँ पे ग वाला है, ग का यहाँ पे आपको बताना है। तो शिशु का रुधिर वर्ग यहाँ पे O है और शिशु का जीनोटाइप क्या है? I0 और I0 है। ठीक है ना। तो नोट यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे कुल बताना है कि एक शिशु का रुधिर वर्ग O है। यदि पिता व माता का रुधिर वर्ग A और B है तो जनकों के जीनोटाइप व अन्य संतति में जीनोटाइप का आप पता कीजिए। तो यही रहेगा, शिशु का रुधिर वर्ग O और शिशु का जीनोटाइप I0- और I0। शिशु का जीनोटाइप समयुग्मजी एवं अप्रभावी होगा और पिता का रुधिर वर्ग A है और पिता के संभव जो जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे? IA और I0 या फिर IO। जब IA और IO मिलता है तो हमेशा और हमेशा क्या बनाता है? A ब्लड ग्रुप बनाता है, इसलिए जीनोटाइप यही संभव होगा। उसके बाद माता का रुधिर वर्ग B है तो माता का संभव जीनोटाइप क्या हो जाएगा? IB और IO हो जाएगा। अतः संततियों में जीनोटाइप क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे IA, यहाँ पे IB, यहाँ पे IA और IO। IB जब IA मिलता है तो IA IB बनाता है, जब IB IO के साथ मिलता है तो यहाँ पे IB और IO बनाता है। ये आपका पिता का जीनोटाइप है और ये माता का जीनोटाइप इधर है। ठीक है ना। और जब IO IA के साथ मिलता है तो IA IO बनाता है, जब IO IO के साथ मिलता है तो यहाँ पे IO IO जिसके द्वारा O रुधिर वर्ग बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे B वाला बनेगा, यहाँ पे AB और यहाँ पे A रुधिर बनेगा और यही संतति में जीनोटाइप संभव होंगे। उसके बाद है यहाँ पे घ वाला, जिन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र व्याख्या आप लोग कीजिए। तो देखिए जिन चिकित्सा क्या होता है और एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि एडीज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जिन चिकित्सा होती क्या है। तो जिन की क्रियाशीलता के अध्ययन के बाद अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए गलत अथवा निष्क्रिय जिन को सामान्य जिन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीकी को जिन चिकित्सा कहा जाता है। सामान्य जिन निष्क्रिय जिन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं और यही क्या कहलाता है? जिन चिकित्सा या जिन थेरेपी कहलाता है। जिन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1990 में
1 व 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया। एडिनोसिन डीएमिनेज प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन चिकित्सा द्वारा सर्वप्रथम रोगी व्यक्ति के शरीर से लसिकाणु में प्रवेश कराया जाता है और प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एडीए में अस्थिमज्जा कोशिकाओं से पृथक किए गए जिन को प्रवेश करा दिया जाए तो यह उपचार अस्थायी रूप से सही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है? शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुक्र जनन लिखेंगे और फिर इसकी प्रक्रिया जो भी रहती है उसको लिखेंगे। तो शुक्र जनन क्या होता है? मानव में विशेषतः पुरुष के वृषण में विशेष कोशिकाओं से बनी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इनमें जनन उपकला से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहला शुक्राणु पूर्व और दूसरा आपका शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु पूर्व क्या होता है? इस अवस्था में आदि जनन कोशिकाओं का गुणन वृद्धि आदि प्रक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इन कोशिकाओं का क्या होता है? परिपक्वन होता है। और शुक्राणु जनन में देखेंगे तो स्पर्मेटिड कोशिकाओं से गतिशील एवं चल शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण जनन उपकला कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं आदि जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। आदि जनन कोशिकाओं का निर्माण निम्नलिखित 3 चरणों से पूर्ण होता है। सबसे पहला गुणन प्रावस्था। पहला क्या है? गुणन प्रावस्था। तो इसमें क्या लिखेंगे? आदि जनन कोशिकाओं का केंद्रक कई बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है तथा संख्या में वृद्धि करता है और ये कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। और स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन या शुक्राणु जननी कहते हैं, कोशिका कहती हैं। दूसरा होता है आपका वृद्धि प्रावस्था। तो शुक्राणु जनीय कोशिकाओं या कोशिकाएं पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। अब इन कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे आपका तीसरा जो प्रावस्था है परिपक्वन प्रावस्था, इसमें प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं एक के बाद दूसरे चरण में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। और इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है, प्रथम परिपक्वन विभाजन और दूसरा होता है द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन प्राथमिक कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं बनाती हैं। और दूसरा द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 स्पर्मेटिड्स कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि शुक्राणुपूर्व कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रहती है। शुक्राणुपूर्व कोशिकाएं रूपांतरित होकर चल परिपक्वन शुक्राणु बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख नंबर वाला है, निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण से समझाना है किसको? सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। तो चलिए देखते हैं सप्रभाविता को। सप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिनमें प्रथम पीढ़ी की संतति दोनों जनकों से मिलती है। F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, अर्थात इस घटना में प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी की संतति के लक्षण 2 जनकों के लक्षण के समान होता है। जैसे मनुष्य में एबियो रुधिर वर्ग का निर्धारण भिन्न भिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाओं से होता है, जिनका नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। जिनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जीन आई के द्वारा होता है। निम्नलिखित तालिका द्वारा जीन IAIB तथा आई के महत्व को मनुष्य में रुधिर वर्ग के निर्धारण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आई है, ये आई है, और दोनों मिलेगा तो IA यानी कि AA मिलेगा तो A बनाएगा। जब A के साथ B बनेगा तो AB बनाएगा। जब I के साथ I0 कुछ नहीं है तो I0, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? A बनाएगा, या फिर IO बोलते हैं इसको। IB के साथ IA मिलेगा तो AB बनाएगा, IB के साथ IB मिलेगा तो B बनाएगा। I के साथ अगर कुछ भी नहीं है या फिर IO है, IO है यहाँ पे, तब भी क्या बनाएगा? IO है यहाँ पे, तो यहाँ पे B बनाएगा। और यहाँ पे I के साथ हमेशा और हमेशा O ब्लड ग्रुप बनता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए क्या दिया था?
अपूर्ण प्रभाविता। क्या दिया था? अपूर्ण प्रभाविता। ये अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? यहाँ आप देखिए अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। इस प्रकार के संकरण में जब समयुग्मक भिन्न लक्षण वाले जनक पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों के एक ही लक्षण संतति में दिखते हैं और उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अतः प्रथम पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी न होकर मध्यवर्ती परिणाम देता है, यानी कि न प्रभावी रहेगा और न ही अप्रभावी। उदाहरण के लिए जैसे गुलाबास के लाल व सफेद पुष्पों के पादपों के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पादप क्या होते हैं? सदैव व सदैव उत्पन्न होते हैं। जब यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर है, यानी कि प्रभावी का जब अप्रभावी से क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी प्रथम पीढ़ी प्राप्त होता है। जो कि कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? लाल रंग वाले, और कैपिटल आर जो स्मॉल आर हैं क्या है यहाँ पे? पिंक वाले हैं, यानी गुलाबी वाले। और जब ये प्रभावी यानी कि आपके लाल वाला और गुलाबी वाला मिलता है तो हमेशा कैपिटल आर और स्मॉल आर बनाता है, तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा? पिंक ही बनेगा। और जो स्मॉल आर हैं ये क्या है? आपके व्हाइट फ्लावर्स हैं, यानी कि जब लाल सफ़ेद के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? पिंक बनाएगा। मतलब ना तो लाल बन रहा है ना ही सफ़ेद बन रहा है, बल्कि पिंक बन रहा है। यानी जब प्रभावी का प्रभावी से क्रिया कराएंगे तो यहाँ तो आपको अलग ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक इसको साथ आप जब आर का आर साथ कराएंगे, जब आर का इससे कराएंगे, जब इसका इससे कराएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है ग वाला, क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस से आप क्या समझते हैं और डीएनए खंड का पृथक्करण तथा विघटन की तकनीकी का संक्षेप में क्या करेंगे? यहाँ पे वर्णन कीजिए। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि जेल विद्युत का संचालन से हम क्या समझते हैं उस पर आपको टिप्पणी करना है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के फलस्वरूप इसका विखंडन होता है। डीएनए को खंडों में पृथक करने की प्रक्रिया को जेल विद्युत का संचलन कहा जाता है, यानी कि इसे क्या कहते हैं हम लोग? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस तकनीकी में एगारोज यानी कि जेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे जल के साथ उबालकर जेल बनाया जाता है। अतः इन्हें इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित यानी कि स्टैंड जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी पट्टी दिखाई देती है। इस प्रकार डीएनए की पृथक पट्टियों को एगारोज जेल से काटकर अलग कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को छालन कहा जाता है। शुद्ध डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है बायोगैस क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? बायोगैस क्या है और एक प्रारूप बायोगैस का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी यहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे बायोगैस क्या होता है। बायोगैस या जैव गैस सामान्यतः मवेशियों के अवशेषों यानी कि गोबर से बना जाता है। यह गोबर गैस यानी बायोगैस में सामान्यतः 65% मीथेन, 30% कार्बन डाइऑक्साइड और 1% हाइड्रोजन सल्फाइड एवं अन्य मात्रा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। मिथेनोजोइक जीवाणु जैसे मीथेन, बैक्टीरियम, अनॉक्सी श्वसन द्वारा अपशिष्ट जैवभार प्राप्त किया जाता है। जंतु अवशेषों में सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके पाचन के फलस्वरूप जीवाणुओं द्वारा मीथेन गैस क्या होता है? उपलब्ध होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चित्र आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आपका छठा का क। अब छठा क देखिए क्या है? मलेरिया की रोग जनता लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। मलेरिया के बारे में यहाँ पे टिप्पणी करने के लिए दिया है। तो मलेरिया क्या होता है? यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। दुर्दम तृतीयक मलेरिया सबसे घातक होता है। जो दुर्दम तृतीयक मलेरिया होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है, इसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम द्वारा फैलता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला है संक्रमण एवं प्लाज्मोडियम का मानव शरीर में स्थानांतरण कैसे होता है? जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो आरबीसीएस यानी कि आरबीसीएस कोशिकाओं के फटने से इसमें
जोइन नामक जहरीली पदार्थ स्रावित होता है, जिससे मनुष्य को ठंड लगती है और ठिठुरन बनी रहती है एवं उच्च ज्वर यानी कि बुखार होता है। किंतु संक्रमित व्यक्ति, मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति जो होता है को जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो यह प्रोटोजोआ उसके शरीर में पहुंचकर उस व्यक्ति को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। मलेरिया के परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 परपोषियों की आवश्यकता होती है। मनुष्य इसका प्राथमिक परपोषी एवं मादा इसका क्या होती है, द्वितीयक परपोषी होती है। मादा एनाफिलीज इस रोग का क्या होता है, प्रमुख परजीवी वाहक होती है। इसका रोकथाम एवं उपचार कैसे करेंगे, तो वयस्क मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। हमेशा आसपास के स्थानों की साफ सफाई रखनी चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर रोधी क्रीम जैसे कि ओडोमास का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। आसपास जल को एकत्रित नहीं करना चाहिए। एकत्रित हुए जल में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए ताकि लार्वा नष्ट हो जाएं। क्लोरोक्वीन और प्राइमोक्वीन जैसे औषधि का प्रयोग प्रभावकारी होता है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। और औषधि का प्रयोग सदैव चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुखार हुआ आप खा लीजिए दवा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिप्पणी करना है परजीविता और सहपकारिता। तो यहाँ पे परजीविता पर सबसे पहले टिप्पणी करते हैं कि परजीविता क्या होता है। जो परपोषी दूसरे जीव शरीर पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं परजीवी कहलाते हैं। यह परिघटना परजीविता कहलाती है। इसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अंतः परजीवी, यानी कि ये परपोषी के शरीर के भीतर रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं और ये अपना जीवन चक्र प्रायः 2 माध्यमों पर निर्भर रहकर पूरा करते हैं। जैसे आपका मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर एवं दूसरा माध्यम मनुष्य। इसके अतिरिक्त लीवर फ्लूक, फीता क्रीम आदि अंतः परजीवी के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। दूसरा होता है आपका बाह्य परजीवी। तो ये जंतु अथवा पौधों के शरीर की सतह से चिपक कर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण में कौन कौन से होते हैं आपके, जोक होते हैं, गोजर होते हैं, जू होता है, खटमल होता है, अमरबेल होता है इत्यादि। उसके बाद इन्होंने बोला था ना, देखिए यहाँ पे सहपकारिता। तो सहपकारिता क्या होती है, सहपकारिता वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। इस प्रक्रिया में पौधे सूक्ष्म जीवों को भोजन प्रदान करते हैं और इसका एक उदाहरण लाइकेन का पौधा होता है। यह कवक एवं प्रकाश संश्लेषी शैवाल के संयोग से बनता है। तो ये किस में आते हैं, सहपकारिता में आते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न का आपका ग नंबर यहाँ पे है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरक एवं पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। कथन को यहाँ पे आपको पुष्टि करना है, यानी कि आपको इसका कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे है आपका उत्तर क्या लिखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग से फसलों द्वारा पीड़कनाशियों के उपयोग को कम करना एक प्रमुख हमारा उद्देश्य रहा है। बीटी यानी कि बैसिलस थुरिनजेंसिस एक प्रकार का जीव विष है जिसमें कीटनाशकों पीड़कनाशकों के उपयोग में कमी हुई एवं इनके रसायनों से जीव को होने वाली हानियों में भी कमी हुई। विभिन्न प्रकार के पौधे, सूत्रकृमि तथा अन्य जंतुओं पर परजीवी पाए जाते हैं। इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम के प्रतिकृति से कम वाले मध्यवर्ती होते हैं। विशिष्ट यानी कि मैसेंजर आरएनए के निष्क्रिय होने के आरएनए फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इस पौधे की संक्रमण से सुरक्षा होती है। बीटी जीवाणु की कई प्रजातियां एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो कई कीटों जैसे डिप्टेरॉन, भृंग, सैनिक कीड़ा आदि के लिए विष का कारक होता है, जिससे इसके आंत में उपलकीय कोशिकाओं में छिद्र होने लगता है और अंततः कोशिकाएं फूलकर फट जाती है एवं कीटों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है और इसके आपको कार्य लिखना है। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है और इसका क्या लिखना है,
कार्य लिखना है। तो प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं और इसके प्रमुख कार्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं, ये अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। प्राथमिक बंधन एंडोन्यूक्लियेज हिंड सेकेंड का कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट क्रम पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेजेज कहे जाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला होता है एंडोन्यूक्लियेज और दूसरा होता है एक्सोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को पृथक करते हैं तथा द्विकुंडली की दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर क्या करता है, काटता है। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए विलोमपाद न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों की पहचानता है एवं उन्हें विशिष्ट पदों पर काटता है। यानी कि जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम करता है एक्सोन्यूक्लियेज और अलग करने का काम करता है, काटने का कौन काम करता है, एंडोन्यूक्लियेज करता है। अब इसके देखिए कितने फेसेस हैं। तो पहला फेज 1 है एंजाइम, फेज 1 एंजाइम। तो विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं और कटे सिरे सपाट होते हैं जिन्हें कुछ कुंद छोर कहते हैं। मैग्नीशियम डबल प्लस एडिनोसिन मिथियोनोसिन को फैक्टर इस प्रक्रिया को पूरा करने में क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। और फिर सेकेंड एंजाइम क्या होते हैं, ये एंजाइम विलोम पदों पर डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग अलग बिंदु पर काटते हैं जो इसका संपूरक होता है। इस प्रकार के कटे सिरे को सलांग छोर यानी चिपचिपा कहा जाता है और इस प्रक्रिया के लिए केवल मैग्नीशियम डबल प्लस आयन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फेज सेकेंड एंजाइम, ये फेज फर्स्ट एवं फेज सेकेंड के मध्य के एंजाइम्स होते हैं। ये फेज सेकेंड के समान ही कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एमजी डबल प्लस एडिनोसिन मेथियोनीन एटीपी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपके क्या हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। मैंने इसको एक नए यूट्यूब चैनल शिवम सर बायोलॉजी हिंदी, यूट्यूब पे सर्च करेंगे शिवम सर बायोलॉजी हिंदी, वहाँ पर मैंने पूरा बताया है। तो ऑप्शनल में है, या आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, वो भी कहाँ पर, डिटेल, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले हैं। लास्ट 4 ईयर पेपर सोल्यूशन में मिलेगा और इसके लिए आपको हमारा जुनून बैच जो है 199 रुपये में ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोग कर लीजिए यार, कुछ भी नहीं है यार। लास्ट 4 ईयर कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ यार। 4 ईयर का पेपर दूंगा, पूरा आपको वीडियो दूंगा, आपको बोर्ड कॉपी पर लिखा हुआ पूरा आपको दूंगा, हर चीज़ मिलेगा वहाँ पे। आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करूँगा जितना भी हुआ है अब तक, ठीक है ना, गारंटी मेरी है। 1 अक्टूबर से बैचेस लॉन्च हुआ है, जाओ यार ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जुनून बैच से जरूर जुड़े। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। या आपका जो गेस्ट पेपर था उसका फुल सोल्यूशन मैंने वीडियो बना ही दिया है, आप लोग देख लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली हैं। आप यही नहीं, इससे बहुत अच्छी वीडियो देखेंगे जो कि पूरा ऐसा पेपर रहेगा कि बोर्ड में एकदम 100 में 100 फंसेगा यार, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।